नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं धर्मेंद्र और हमारा चैनल आपके लिए आगामी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए करंट अफेयर तैयार कर रहा है। और ये आप प्री कम मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक्स वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट और डाउन टू अर्थ जो भी महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो आपके करंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, वहाँ से ये करंट लाते हैं। तो आप हम लोगों का ये प्रयास ज़रूर देखिए। और इसके लास्ट में हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। और इसका लिंक या आप चाहते हो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं मित्रों। ओके, तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI। ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में एक साक्षात्कार में ओपन आई के CEO सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए अरबों डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। लेकिन भले ही ऑल्टमैन AI विकास का शिखर माना जाता है, लेकिन वैश्विक तकनीक समुदाय में कई लोग इसे बहुत आशंकित मानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम लोगों के घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते होंगे तो आप गूगल, हाय सिरी ऐसा करके आप अपना कर लेते हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं जब मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो का दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। मॉलों में जाते हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। लेकिन अब ये इतना पे ही नहीं रुका। आप ड्रोन, एरोप्लेन्स देखते हैं, डिफेंस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। तो इस पर विचार किया गया, जरा इसे ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्या कह रहे हैं? प्रतिबद्धता दिखाई है। AGI का लक्ष्य मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं का अनुकरण करना है, ताकि उसे अपरिचित करने के नए अनुभवों को सीखने और अपने ज्ञान के तरीकों से लागू करने की अनुमति दे सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और देखते हैं क्या क्या बातें हैं, उसको ज़रा समझते हैं। क्या कह रहा है? AI एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर के संदर्भित करता है जो कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है, जो एक इंसान कर सकता है। AI का लक्ष्य मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं का अनुकरण करना है, ताकि यह उसे अपरिचित कार्य करने, नए अनुभव सीखने और अपने ज्ञान को नए तरीकों से लागू करने की अनुमति दे सके। AGI और AI के अधिक सामान्य रूप से, जिसे संकीर्ण AI के रूप में भी जाना जाता है, के बीच के मुख्य अंतर के दायरे और क्षमताओं में निहित है। नैरो AI छवि की पहचान, अनुवाद, यहाँ तक कि शतरंज जैसे गेम खेलने जैसे विशिष्ट कार्य के लिए भी डिजाइन किया जाता है, जिसमें मनुष्यों से आगे निकल सकता है, लेकिन अपने निर्धारित मानदंडों तक ही सीमित रहता है। दूसरी ओर AGI बुद्धि की एक व्यापक, अधिक सामान्यीकृत रूप की कल्पना की जाती है, जिसे किसी विशेष कार्यों तक ही सीमित नहीं। यही बात AGI की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सभी विकासों में शीर्ष पर रखती है। AGI के विचार का पहली बार 20वीं सदी में एलन ट्यूरिंग द्वारा लिखे गए एक पेपर के साथ सामने आया, जिन्हें व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें आगे क्या है? कंप्यूटिंग मशीनिंग इंटेलिजेंस 1950 में उन्होंने यह पेश किया, जिसे अब ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है, जो मशीन इंटेलिजेंस के लिए एक बेंचमार्क है। सीधे कहें तो ट्यूरिंग परीक्षण के अनुसार यदि कोई मशीन के रूप में पहचाने बिना किसी इंसान के साथ बातचीत में संलग्न हो सकती हो, तो उसे मानव बुद्धि का प्रदर्शन किया जाता है। अब ट्यूरिंग की यह प्रभावशाली पेपर लिखा था, तब मनुष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के करीब भी नहीं था। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। फिर भी उनके काम से ऐसी मशीनों की संभावना के साथ साथ उनके संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में व्यापक चर्चा हुई। सिद्धांत के रूप में AGI स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त और व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असंख्य सकारात्मक प्रभाव हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा में यह मनुष्यों की क्षमताओं से परे विशाल डेटाबेस के एकीकृत और विश्लेषण
करके निदान उपचार की योजना और व्यक्तिकृत चिकित्सा को फिर से परिभाषित कर सकता है। वित्त और व्यवसाय में AGI विभिन्न प्रक्रियाओं में स्वचालित कर सकता है और समग्र निर्णय लेने पेशकश को बढ़ा सकता है। वास्तविक समय विश्लेषण और सटीकता के साथ बाजार की भविष्यवाणियाँ। जब शिक्षा की बात आती है तो AGI अनुकूली प्रशिक्षण प्रणालियों को बदल सकता है जो छात्रों की अनूठी ज़रूरतों के लिए काम करती है। यह संभावित रूप से दुनिया भर में व्यक्तिकृत शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना सकता है। AGI वादे के बावजूद कई कारणों में व्यापक आशंकाओं को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए AGI प्रणाली को विकसित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटेशन शक्ति की भारी ऊर्जा की खपत की जरूरी है। कचरे का उत्पादन पर्यावरण के प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है। AGI से रोजगार में भारी हानि, व्यापक सामाजिक आर्थिक असमानता भी हो सकती है। AGI का एक अच्छा उदाहरण आपने चिट्ठी के रूप में देखा होगा, जो रजनीकांत की एक फिल्म थी रोबोट, उसमें आपने इसे देखा होगा। AGI को ज़्यादा छूट देने से या AGI में और क्या क्या प्रकोप हो सकते हैं, इसका उसमें अच्छी तरह दिखाया गया था। इसके बारे में और आगे बताया जा रहा है क्या कि यह सुरक्षा कमजोरियों में पेश कर सकता है। विकास सरकारों अंतर्राष्ट्रीय निकायों में उपयुक्त नियम बनाने की क्षमता को पीछे छोड़ सकता है और यदि मनुष्य AGI पर निर्भर होकर जाए तो इसे बुनियादी क्षमताओं का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन AGI के बारे में सबसे गंभीर डर यह है कि इसकी क्षमताएं इंसानों से आगे निकल सकती हैं और इसके कार्यों को समझना, भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। आगे चर्चा देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र बाघ स्थानांतरण के लिए तैयार। क्या है भाग महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर में तबोड़ा अंधेरी टाइगर रिजर्व के कुछ भागों को राज्य की पश्चिम क्षेत्र में एकमात्र रिजर्व सह्याद्री में स्थानांतरित करने की तैयारी है। इस पश्चिमी घाट जंगलों में बाघों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कदम है जो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच एक प्रमुख वन्यजीव गलियारा बनाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट रिजर्व के केवल 5 बाघ रिजर्व ऐसे हैं जिसमें तेलंगाना में कमल, अरुणाचल प्रदेश के कमंगनांग और मिजोरम के डंपा, उड़ीसा के सतकेसिया अन्य 4 रिजर्व हैं जिनके भीतर शून्य बाघ हैं और स्थानांतरण में इनका हिस्सा है। पश्चिमी घाट के जंगलों में बड़ी बिल्लियों की आबादी को पुनर्जीवित करने की दीर्घकालिक योजना है। STR पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिलों में तक फैला है। 1165 वर्ग किलोमीटर में फैले एक रिजर्व को 2010 में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना अभ्यारण्य में मिलाकर अधिसूचित किया गया था। महाराष्ट्र वन विभाग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। NTSA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अक्टूबर 2023 में स्थानांतरण योजना को मंजूरी दी थी। प्रारंभिक चरण में एक नर बाघ या नर और मादा बाघों का एक जोड़ा को TATR में STR में स्थानांतरित किया जाएगा। 2023 में बाघ जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में जंगलों के बीच खनन गतिविधियों, सड़क परियोजनाओं और मानव बस्तियों के वन्यजीव गलियारे के लिए उत्पन्न खतरों के प्रकाश डाला गया। ATR से बाघों के स्थानांतरण के बाद पेंच टाइगर रिजर्व परिदृश्य में इसका निर्धारण किया जाएगा जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कुल मिलाकर योजना में 8 बाघों का स्थानांतरण शामिल है जिसमें 3 नर और 5 मादा हैं। स्थानांतरण बाघ पुनर्प्राप्ति परियोजना चरण 2 का हिस्सा है। चरण 1 बड़ी बिल्लियों को पुनरुत्पादन के लिए आवास तैयार करना, शिकार को बढ़ाना, वन संरक्षण सुधार करना और उनकी आसानी से रिहाई के लिए एक अस्थायी बाड़े का निर्माण करना शामिल है। तो जैसा कि टाइगर रिजर्व के तौर पर आप ये जानते हैं, अभी हालिया में हम लोगों ने चाहे नामीबिया से भी बाघ मंगाए थे, साउथ कोरिया से भी टाइगर कूनो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यानी मध्य प्रदेश में आए थे, तो वैसे ही महाराष्ट्र से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। अगला है हमारा भारत में जनसंख्या परिवर्तन।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाव 2065 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान के साथ भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रमुख फोकस रही, जो भारत में जनसांख्यिकी लाभांश में चल रहे संक्रमण को रेखांकित करती है। कई कारकों ने संयुक्त रूप से भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन की गति दी है। इसमें आर्थिक विकास की तीव्र गति प्रमुख है। शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी, वृद्धावस्था में सहायता के लिए बड़े परिवारों की आवश्यकता को कम करना अन्य कारक होगा, जो महिलाओं की शिक्षा, कार्य भागीदारी दरों में वृद्धि से समर्पित है। आवास की स्थिति में सुधार और वृद्धावस्था की सुरक्षा प्रणाली अन्य योगदान कारक हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या है? जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या है? यह समय के साथ जनसंख्या की संरचना में बदलाव और संदर्भित करता है। परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे जन्म और मृत्यु में परिवर्तन, प्रवासन पैटर्न और सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन। जनसांख्यिकी विभाजन एक ऐसी घटना है जो तभी घटित होती है जब किसी देश में जनसंख्या संरचना आश्रित बच्चों और बुजुर्गों के अनुपात को हटाकर कामकाजी उम्र के वयस्कों की उच्च अनुपात में बदल जाती है। यदि देश में मानव पूंजी में निवेश करता है तो उत्पादक रोजगार के लिए स्थितियां बनाता है और जनसंख्या संरचना में इस बदलाव के परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि को विकास हो सकता है। भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की गति देने वाले कारक क्या हैं, जरा उन पर चर्चा करते हैं। पहला कारक आर्थिक विकास की गति। विशेष रूप से 21वीं सदी की शुरुआत के वर्षों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चालक रही है। आर्थिक विकास की जीवन स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, तो इसमें जनसांख्यिकी लाभांश में हम देख रहे थे शिशुओं और बच्चों के बीच कम मृत्यु दर, परिवारों के बुढ़ापे और सहायता से बड़ी संख्या में बच्चों की रखरखाव की आवश्यकता को कम कर दिया है। जैसे जैसे स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में सुधार हुआ, बाल मृत्यु दर में कमी आई, परिवार कम बच्चे पैदा में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। बढ़ती शिक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जनसंख्या को कम होने में। जैसे जैसे महिलाएं अधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, कम बच्चे होंगे, बच्चों के जन्म दर में देरी होगी, कुल प्रजनन दर में गिरावट आएगी, बेहतर आवास की स्थितियां बनेंगी, बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगे जनसांख्यिकी परिवर्तन के समक्ष आने वाली चुनौतियां। हालांकि शुरुआत में टीएफआर में गिरावट से निर्भरता अनुपात में गिरावट आएगी, कामकाजी उम्र में आबादी में वृद्धि होगी, लेकिन अंततः परिणाम स्वरूप बुजुर्ग आश्रितों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, जैसा कि चीन, जापान और यूरोपीय देशों में देखा गया है। ठीक है, इसके बाद होगा क्या? भारत में सभी राज्यों में प्रजनन दर की क्षमता हासिल करने में अधिक समय लग गया है। आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच असमानताएं बढ़ सकती हैं, जबकि जनसांख्यिकी परिवर्तन संभावित रूप से श्रम उत्पादकता बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास की गति दे सकता है। यह उम्र दराज, कार्यबल प्रबंधन और युवा आबादी के लिए पर्याप्त कौशल विकास सुनिश्चित करने के मामले में भी चुनौतियां पैदा कर रहा है। भारत में जनसंख्या परिवर्तन के अवसर क्या हैं, जरा इसे समझते हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन में वृद्धि, मंदी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आधार पर पूंजीगत संसाधनों में अधिक उपलब्धता हो सकती है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, घटती प्रजनन दर क्षमता, शिक्षा, कौशल विकास, संसाधनों का पुनः आवंटन सक्षम बनाती है और मानव पूंजी कार्यबल में उत्पादकता सुधार होती है। टीएफआर में गिरावट ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या कम होगी, और जैसे कि केरल जैसे राज्यों में पहले से हो रहा है, जिससे राज्य द्वारा अतिरिक्त संसाधन खर्च किए बिना शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सकता है। कार्यबल महिलाओं को कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार पर एक प्रमुख कारक उस उम्र के बच्चों की देखभाल में उनकी व्यस्तता होगी और उन्हें श्रम बल में होना चाहिए। बच्चों की देखभाल के लिए कम समय की आवश्यकता के साथ आने वाले दशकों में अधिक महिलाओं की श्रम बल में शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अधिशेष श्रम के क्षेत्र में बढ़ने वाले श्रमिकों आवाजाही श्रम बाजार की स्थानिक संतुलन बना सकती है, जिससे दक्षिण राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र में आधुनिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा और जिससे उत्तरी राज्य सस्ते श्रम की मांग होगी। पिछले कुछ वर्षों में इसके परिणामस्वरूप कामकाजी स्थितियों में सुधार, प्रवासी श्रमिकों के वेतन भेदभाव उन्मूलन, संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से राज्य की सुरक्षा चिंताओं में शमन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा टॉपिक पश्चिमी नील ज्वर। क्या पश्चिमी नील ज्वर है, जरा उसको समझते हैं। ठीक है,
केरल में वेस्ट नाइल बुखार कई मामले सामने आए हैं। केरल स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी को फैलने रोकने के लिए मच्छरों पर नियंत्रण और प्रजनन स्थलों पर खत्म करने पर जोर दिया है। वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है, जरा इसे समझते हैं। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर नाइट वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक है। वेस्ट नाइल वायरस फैलोवायरस और परिवार से संबंधित है और यह उन वायरसों से संबंधित है जो सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस, जापानी इन्फेंसेलाइटिस और पीले बुखार जैसी अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। यह एक मच्छर जनित एकल फंसे आरएनए वायरस है। वैश्विक प्रसार WNV प्रकोप प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों पर होता है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1937 में युगांडा में की गई थी। तब से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों में पाया गया। यह वायरस आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया सहित क्षेत्रों में पाया गया। भारत में क्या व्यापकता है? भारत में दक्षिण मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में नाइल फीवर गतिविधि सूचना मिली। वाइल्ड नाइल फीवर विरुद्ध एंटीबॉडी का पहला मापार 1952 में मुंबई में मनुष्यों पर पाए गए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मच्छरों से अलग कर दिया गया इन्हें। ठीक है, आगे क्या हुआ? संचरण का चक्र क्या है, जरा इसे समझते हैं। संचरण का प्रमुख भाग मच्छरों का क्यूलेक्स प्रजाति है। पक्षी वायरस के लिए भंडार मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। संक्रमित मच्छर पक्षियों सहित मनुष्यों के जानवरों के बीच वायरल को संक्रमित या संचारित करता है। वर्तमान में मनुष्यों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस बीमारी के जोखिम और प्रभाव को प्रतिबंधित और में रोकथाम और सहायक देखभाल में महत्वपूर्ण है। निवारक उपायों मच्छर नियंत्रण, मच्छर के काटने बचाने, पक्षियों की आबादी निगरानी करना शामिल है। ठीक है, आगे क्या है, आगे समझते हैं। आगे है हमारा कार्बन खेती। कार्बन खेती के बारे में समझते हैं। कार्बन खेती के भीतर कुछ तकनीकें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कम कर सकती हैं। कार्बन स्मार्ट खेती तरीकों को अपनाकर हम एक साथ खाद्य मांगों को पूरा कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को मुकाबला कर सकते हैं। कार्बन खेती कार्बन पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है, जो कृषि और भूमि के उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने उद्देश्यों और प्रथाओं को एक सेट को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के फसल की जड़ों, लकड़ी, पत्तियों कार्बन भंडारण करना था। ठीक है, कार्बन खेती की क्या क्या टेक्निक्स हैं, जरा उसे समझते हैं। घूर्णी चराई है, जिसमें वनस्पति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए चरागाहों के बीच पशुधन ले जाना शामिल है, जिससे कार्बन भंडार बढ़ता है। कृषि वानिकी है, वनस्पति में कार्बन को अलग करने के लिए कृषि प्रणालियों, पेड़ों, झाड़ुओं को शामिल किया जाता है। संरक्षण कृषि है, मिट्टी की गड़बड़ी को कम की जाती है। एकीकृत पोषक प्रबंधन है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा दिया जाता है। पशुधन प्रबंधन है, मीथेन उत्सर्जन को कम करने की फीड गुणवत्ता को अनुकूलित करना, पशु अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। कार्यान्वयन और चुनौती क्या है? भौगोलिक कारक, प्रभावशील स्थान, मिट्टी के प्रकार, फसल चयन, पानी की उपलब्धता भिन्न होती है। जैव विविधता हानि, जिसे नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने की प्रथाओं को संतुलित किया जाना चाहिए। नीति और सामुदायिक सहभागिता, सफल अपनाने के पर्याप्त नीति समर्थन, सामुदायिक भागीदारी आवश्यक बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्भरण कुएं यानी वेल के बारे में बताया गया है। बंगलौर में जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने 1 महीने की अवधि के भीतर शहर में 900 से अधिक रिचार्ज कुओं का निर्माण किया है। बेंगलुरु में मौजूदा जल संकट में केवल कावेरी नदी से पानी की कमी के कारण नहीं, इसके बजाय अकुशल वर्षा प्रबंधन भी है। पुनर्भरण कुएं सीधे भूजल पुनर्भरण की डिजाइन के लिए बनाए गए हैं। जल भृतों को फिर से भरने, स्थायी जल उपलब्धता करने के लिए कुएं आमतौर पर गहरे सॉफ्ट 5 से 3 मीटर व्यास से 10 से 15 मीटर गहरे होते हैं। अधिशेष जल शेष वर्षा के जल भृत प्रवेश कर जाते हैं और भूजल प्रभावी ढंग से रिचार्ज होता है। ठीक है, आगे क्या है? रिचार्ज वेल्स के लाभ क्या हैं, जरा इसे समझते हैं। भूजल पुनर्पूर्ति हो जाती है, पर्यावरण स्थिरता है, कृषि उत्पादकता है, शहरी जल प्रबंधन है और रखने में भी मदद होती है, ऊर्जा की बचत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा अब जो हम बात कर रहे हैं वो आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जरा उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं उसे जरा हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनर्भरण कुएं से ही संबंधित है, क्या है? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कार्बन खेती है के बारे में संबंधित है।
ये क्वेश्चन आप पढ़िए। कार्बन की रेसी भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने की प्रथाओं में एक सेट संदर्भित करता है। कार्बन खेती का उद्देश्य मिट्टी के फसल जड़ों उनका भंडारण करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वेस्ट नाइल फीवर से रिलेटेड। ठीक है, संक्रामक रोग है, मच्छरों के क्यूनेक्स प्रजाति से फैलता है। अब मित्रों हम लोग देखेंगे अगले यानी पिछले करंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब उसके आंसर आप टैली करिए, क्या है आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में निर्मित होता है, प्यूटरी ग्रंथि को स्रावित होता है। ओके, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, ओवर ऑक्सीटोसिन के गर्भाशय में सिकुड़ते हैं और बच्चे के जन्म में आसान होता है, ये भी सही है। डेयरी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी इसे गैर आपराधिक कानून में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी सही है। तो यहाँ पे कितने सही हैं, चारों सही, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन किया गया है उस पर जरा देखते हैं। केंद्रीय औषधि मानक संगठन, इसमें क्या किया जा रहा है इसको जरा समझते हैं। केंद्रीय संदर्भ में यह केंद्रीय प्राधिकरण 1940 में औषधि प्रबंधन अधिनियम के केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार बनाई गई है। ओके, ठीक है, यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से संचालित है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय CDSO के विभाग के प्रमुख हैं, मंत्री CDSO विभाग के प्रमुख हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो मित्रों ये स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा। ठीक है, और केवल दो सही होंगे, यानी ये गलत और ये दोनों सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ड्रीप मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने मूल्य निर्धारण तकनीक, शुरुआत, उत्पादन, बिल्कुल सही। यह तुलनात्मक खरीद के आसान बनाता है, बिल्कुल सही। सामान्य शुल्क शामिल किए बिना विज्ञप्ति, ये भी सही, यानी तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सॉरी बी ऑप्शन हमारा, सॉरी एक यहाँ पर गलत है, ये थोड़ा गलत हुआ है, जरा इसमें हम अभी देख लें। तुलनात्मक खरीदारी को आसान, सामान शुल्क शामिल के ड्रिप मूल्य निर्धारण के प्रारूप है, ये गलत और ये दोनों सही हैं। तो कितने सही हैं, सिर्फ दो सही हैं। तो इस तरह मित्रों कल के यानी 7 मई के क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने सम्मिलित किए गए हैं। शेष आप करंट अफेयर को जरूर देखिए, और हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो निरंतर लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी आगामी परीक्षा के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।